सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसे उरांव, कुड़ुक, किसान कहा जाता है, धनका, धांगड़, ये सब भी कहा जाता है उरांव को। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि रांची, गुमला, पलामू, कोल्हान ये सब क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य में इनकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 17,16,618 है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 19.86% है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद भारत की ये जो उरांव जनजाति है, ये छठी सबसे बड़ी जनजाति है, 6वां स्थान में आता है। उरांव लोग खुद को कुड़ुक कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जो है, इनको सभी जानते हैं कि ये दक्षिण से आए थे, दक्कन और कोंकण वाले क्षेत्र से ये आए थे, जो कि रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड में प्रवेश किए थे। उरांव के बारे में यह भी कहा जाता है कि चेरो लोगों को, पलामू के जो चेरो हैं, उनको उरांव ने ही खदेड़ा था वहाँ से। ये सब है। फिर ये जनजाति जो है, मुख्यतः इनकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। झारखंड में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, सारी की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ही है। ये मुख्य है। इनकी भाषा द्रविड़ियन है, जिसे कुड़ुक कहते हैं। द्रविड़ियन है। ये कोंकण जो भाषा होती है उससे बहुत ही समानता रखती है, तो इसको जानना जरूरी है। कभी कभी पूछा जाता है कि द्रविड़ियन जो भाषा है झारखंड में कौन सी है, तो कुड़ुक और मालतो है। तो यहाँ पे कुड़ुक है उरांव की मुख्य भाषा। शरद चंद्र राय के अनुसार उरांव जनजाति में 68 गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य 14 हैं। इनके बारे में जानना जरूरी है, ये कभी कभी पूछा जाता है। जैसे केरकेटा का जो चिन्ह है वो गौरैया है। केरकेटा ये गोत्र हो गया, और उसका जो गोत्र चिन्ह जो है वो गौरैया हो गया। किसपोट्टा वो सुअर की अतड़ी हो गई। बारला या बाड़ा जिसको बटवृक्ष हो गया। कुजूर लता। एक्का कछुआ। गारी टिग्गा जो है वो बंदर हो गया। मिंज सांपाकार मछली। लकड़ा बाघ है ना। फिर रुंगड़ा, इनको रुंडड़ा या जो भी है, ये लोमड़ी हो गया। कच्छप कछुआ। बेक जो है वो नमक हो गए। तिरकी चिड़िया हो गई। खलखो मछली हो गई। और टोपो छोटी चिड़िया हो गई। ये सब याद रखने का चीज़ है, कभी कभी पूछा जाता है ये सब, कि इनका गोत्र चिन्ह का क्या है, इनका चिन्ह सब पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उरांव के बारे में। उरांव की शासन व्यवस्था के बारे में। इनका जो शासन व्यवस्था है, मुख्यतः इनके पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, जिसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत इनका जो पंचायत है उसे पंचोरा कहा जाता है। महतो जो होता है वह गांव का प्रधान होता है। यह ग्राम सभा का भी अध्यक्षता करेगा। गांव का प्रमुख प्रशासनिक, न्यायिक और संपर्क पदाधिकारी भी होता है यह। ठीक है। गांव में जो भी काम होते हैं यह महतो की ही देखरेख में होते हैं। या महतो ही सारे गांव में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनका मुख्य जिम्मेवार वही होता है। फिर है माझी जो कि महतो का सहायक होता है। यह महतो का आदेश पर गांव वालों को किसी मामले की सूचना भी देता है। सूचना भी यही देता है महतो। फिर उसके बाद हो गया कोतवार या कोटवार। ये भी संदेशवाहक होता है महतो का, जो आदेश पालक की तरह काम करता है। जो महतो बोले वो करता है। फिर है पनभरवा जो है यह खाना और मदिरा का व्यवस्था करता है। जब सभा होती है तो उसमें
खाना और मदिरा वगैरह का ये व्यवस्था करता है। फिर पाहन हो गया, जो कि धार्मिक प्रधान है। पाहन जो कि धार्मिक पर्व त्योहार आदि में पूजा पाठ करवाता है। अब पाहन के कुल को पाहन खूंट बोला जाता है, ये याद रखना है। पाहन खूंट बोला जाता है उनके कुल को। फिर बैगा हो गए, बैगा भी पूजा पाठ करवाता है, लेकिन यह कई गांवों में पूजा पाठ करवाता है। मतलब एक गांव, दो गांव, दूसरे दूसरे गांव में जाकर भी पूजा पाठ करवाता है। जबकि पाहन जो है वो गांव का धार्मिक पर्व त्योहार में पूजा करवाता है। तो पाहन प्रत्येक गांव में एक एक होता है, जबकि बैगा तो गांव गांव घूमता रहता है। फिर हो गए पढ़ा राजा। पढ़ा राजा जो है वो पढ़ा का प्रशासनिक प्रमुख होता है। और पढ़ा जो है वह मतलब कि 5 पढ़ा का जो गठन होता है वो 7, 12, 21, 5 से 7, 12, 21 इतने गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता है। और उसका जो प्रमुख होता है प्रशासनिक अधिकारी, उसे पढ़ा राजा बोला जाता है। फिर पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान जो होता है वह जितने भी पढ़ा होते हैं उन सबके बीच एक कोऑर्डिनेटर का भूमिका वो निभाता है। समन्वयक की भूमिका निभाता है। जैसे बहुत सारे पढ़ा हो गए, उनका एक दूसरे के बीच एक एक मतलब कि एक कोऑर्डिनेटर की तरह ये काम करता है। गांव के बारे में कुछ जान लेते हैं। गांव के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पहला गांव हो गया राजा का गांव, फिर दूसरा हो गया दीवान का गांव, फिर हो गया तीसरा हो गया पनेर गांव, चौथा हो गया कोतवार गांव या कोटवार गांव जो बोले, फिर शेष गांव को प्रजा गांव कहा जाता है। कोई भी जो मान लिया कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो जाता है तो इसे दूध भैया गांव कहा जाता है। और ये कभी कभी पूछा जाता है, और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि दूध भैया गांव में विवाह भी नहीं होता है। तो जब कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो जाता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। दूध भैया गांव मतलब कि पढ़ा में जब शामिल हो जाता है तो पढ़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ा का संगठन बड़ा हो जाता है, तो उस बड़े संगठन को अंत पढ़ा भी कहा जाता है। तो दूध भैया गांव का समावेश जब पढ़ा से भी बड़ा संगठन बना देता है तो उसे दूध अंत पढ़ा कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी शासन व्यवस्था चलती कैसे है। मान लिया कोई पीड़ित व्यक्ति हो गया, वह सर्वप्रथम जाएगा महतो के पास, अपनी पीड़ा को वो बताएगा। कोई पीड़ित व्यक्ति हो गया, पीड़ित व्यक्ति जाएगा महतो के पास, अब महतो को अपनी पीड़ा बताएगा। महतो जो है फिर वो गांव के लोगों को सूचित करवाएगा माझी के माध्यम से, या कोटवार के माध्यम से वो सूचित करवाएगा। गांव के जितने भी बैठक के लिए जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को वो बुलवाएगा, और महतो की अध्यक्षता में ही उसकी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के पश्चात मान लो कोई सुनवाई ऐसा हो गया कि जिसमें पीड़ित पक्ष जो है वो असंतुष्ट है, या कोई भी पक्ष या विरोधी पक्ष असंतुष्ट है, तो वो महतो के द्वारा ही पढ़ा राजा के पास भेजा जाएगा, है ना। फिर पढ़ा राजा का जो फैसला होगा वह फिर सर्वमान्य हो जाएगा। आमतौर पर इस शासन व्यवस्था में जितने भी दंड होते हैं वो आर्थिक दंड के रूप में दिए जाते हैं। हत्या और यौन अपराध को छोड़कर सभी की सुनवाई जो है वो महतो स्तर तक हो जाती है। जमीन जायदाद का हो गया, चोरी ये सब का हो गया, हत्या और यौन अपराध इसको छोड़कर जितने भी छोटे छोटे मामले हैं ग्राम स्तर पर महतो स्तर तक ही इसकी सुनवाई हो जाती है और फिर इसका फैसला हो जाता है। और यदि मान लो यौन अपराध जो है, यौन अत्याचार से संबंधित कोई अपराध है, तो इसमें जो है लड़की के माता पिता और अभिभावक को इसकी सूचना दी जाती है। फिर सूचना के माध्यम से महतो फिर आरोपित पक्ष को वो सुनता है। सुनने के बाद गवाहों से भी पूछताछ की जाती है। अब मामला यदि गंभीर नहीं है
तो उसको आर्थिक दंड दे के छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो केवल छेड़छाड़ है तो उसको आर्थिक दंड दे के छोड़ दिया जाता है, या तो लड़का लड़की का उसकी मर्जी से विवाह करा दिया जाता है। और यदि अपराध बहुत बड़ा है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। और सामाजिक बहिष्कार फिर उसके महतों के द्वारा फिर उसको पढ़ा राजा के पास भेजा जाता है, जो कि सामाजिक बहिष्कार को ये स्वीकृति दे देता है। ये ऐसे प्रोसेस चलता है। और उरांव समाज में गांव का जो धार्मिक पर्व त्योहार जो भी है उसकी अध्यक्षता महतो ही करता है। उरांव समाज में जितने भी हैं पर्व त्योहार महतो ही करता है। महतो जो है, जैसे करम पर्व में, जो कि मुख्य पर्व है, करम पर्व में सबसे पहले करम डाली जो है वो गाड़ेगा, सबसे पहले महतो ही गाड़ता है। उसके बाद गांव के दूसरे लोग अपने अपने आंगन में फिर गाड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसमें यह भी है कि महतो के बिना महतो अगर आग्रह नहीं किया, महतो के बिना आग्रह का पढ़ा राजा गांव के मामले में दखल नहीं देता है। ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब कभी कभी पूछा जाता है कि माझी का क्या रोल है, बैगा का क्या रोल है। तो ये सब बैगा और पाहन में क्लियर रखना है कि पाहन जो है गांव के धार्मिक क्रियाकलाप में पूजा पाठ करता है, जबकि बैगा जो है वो गांव के बाहर की पूजा पाठ में ये ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नाच का जो मैदान होता है उरांव समाज में उसको अखड़ा बोला जाता है। नृत्य जिसमें कि यदुर है उनका मुख्य नृत्य, जिसमें शरीर में तोलोंग नामक वस्त्र पहना जाता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तोलोंग कब पहना जाता है, तो ये यदुर नृत्य के समय पहना जाता है। त्योहार के अवसर पर जो वस्त्र पहना जाता है पुरुषों के द्वारा उसको करिया बोला जाता है, या करिया बोलिए। फिर महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसे खंडरिया कहा जाता है। खंडरिया क्या है कह के पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, वस्त्र है, आभूषण है, हथियार है। तो ये सब में महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है खंडरिया। उरांवों का जो 9 वर्ष का शुभारंभ होता है दिसंबर में, जब धनकटनी के पश्चात, धनकटनी खत्म हो जाता है उसके बाद ये शुरू होता है। मुख्य त्यौहार तो सरहुल और करम है। और फिर जैसे बैसाख महीने में जो शिकार यहाँ पे किया जाता है जिसको कहा जाता है बिसु सेंद्रा। फागुन महीने में जो किया जाता है उसको कहते हैं फागु सेंद्रा। जेठ महीने में जो करते हैं उसे जेठ सेंद्रा कहा जाता है। फिर चैत माह का शुक्ल तृतीया को खद्दी, जो कि सरहुल की तरह ही होता है, खद्दी पर्व मनाया जाता है। धर्मेश देवता का सम्मान में जेठ अगहन कार्तिक माह में जतरा, ये इम्पोर्टेंट है, जतरा का आयोजन किया जाता है। और फागुन महीने में फागु पर्व का आयोजन किया जाता है। ये है धर्मेश देवता के सम्मान में। उरांव की मुख्य पेशा कृषि हो गई, मुख्य पेय हड़िया। उरांव लोगों का बंदर का मांस खाना या इस्तेमाल करना वर्जित होता है, निषेध होता है। मुख्य देवताओं में देखें तो ठाकुर देव, ये ग्राम देवता हो गए। सीमांत देवता हो गए डिहवार, इनको डिहवार कहा जाता है। मरांगबुरु पहाड़ देवता हो गए। और उरांव के गांव को डीह मतलब कि गांव ऐसे बोला जाता है। फिर पूर्वजों की जो आत्मा है वो कुल देवता की तरह पूजी जाती है। गोरैया पूजा होता है, गोरिया पूजा, जिसमें गांव के कल्याण हेतु ये पूजा की जाती है वर्ष में एक बार। फिर भिलवा पूजा जो होता है वो फसल की रोपनी के समय ये किया जाता है, जब कोई कीड़ा, अच्छी फसल हो, कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, इसलिए किया जाता है भिलवा पूजा। फिर है पूजा स्थल में, जैसे सरना हो गया पूजा स्थल। नेक्स्ट है, ये हो गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि युवा गृह धूमकुड़िया के बारे में। इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि उरांव लोगों का जो युवा गृह है उसे क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया। फिर
इसका जो सदस्यता इसमें मिलती है 10 से 11 वर्ष के अंदर इसकी सदस्यता मिलती है। जितने भी युवक युवतियाँ नव युवक युवतियाँ होती हैं उनकी सदस्यता 10-11 वर्ष में मिलती है। और विवाह तक इसकी सदस्यता रहती है। विवाह के पश्चात ये सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। युवा गृह में धूमकुड़िया में सरहुल पर्व के अवसर पर इसमें प्रत्येक अवसर पर 3 वर्ष में एक बार ये दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है सरहुल पर्व के अवसर पर, जिसमें कि प्रवेश दिया जाता है। नए जितने भी नए हैं उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है। 3 श्रेणियाँ भी होती हैं, इनका 3 श्रेणी में रखा जाता है। पूना जोखर ये नाम है। पूना जोखर में क्या होता है कि प्रवेश करने वाला जो नया सदस्य है 10, 11, 12 साल का होगा, उसमें उन लोगों को इसमें रखा जाता है। और प्रवेश के पश्चात जब 3 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो इसमें इनको कहा जाता है माँ जोखर। फिर उसके बाद 3 वर्ष के बाद फिर कुछ समय बाद यह कोहा जोखर के नाम से जाना जाता है। युवा गृह में जो युवकों का जो खेमा होता है, युवकों का जो युवा गृह होता है उसे जोक एड़पा या धांगर कुड़िया कहा जाता है। ठीक है। और युवतियों का जो होता है वो पेल एड़पा कहा जाता है। और जो जोक एड़पा के जो प्रमुख होते हैं जो नेतृत्व करते हैं उनको धांगर, महतो, सहायक कोतवार ये सब कहा जाता है। और जो युवती है पेल एड़पा उसके जो मुख्य जो नेतृत्वकर्ता होती हैं उनको बड़की धांगरिन करके कहा जाता है। ये सब अक्सर पूछा जाता है, छोटे छोटे चीज़ ये सब पूछा जाता है। जैसे युवतियों का युवा गृह का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे तो ये बड़की धांगरिन को कहा जाता है। फिर है आगे मुखिया हंडी एक समारोह होता है जिसमें कि हंडिया पीने की प्रथा होती है। इसके द्वारा आयोजन कर जितने भी धूमकुड़िया के जो सदस्य हैं उनके अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है 3 वर्ष में। 3 वर्ष में एक बार इनकी नियुक्ति की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। 3 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में ही इसमें मतलब कि दीक्षा भी दी जाती है। 3 वर्ष में अधिकारियों को बदला भी जाता है। उसके बाद देखते हैं उरांव के पूर्वजों का जो निवास स्थान है उसे शासन कहा जाता है। उरांव में सामान्यतः शवों का दाह संस्कार किया जाता है। और उसके बाद हड़बोरा संस्कार ये एक बार पूछा है। हड़बोरा संस्कार जो है वो क्या होता है, इसमें जनवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें है कि मृत गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को निक्षेपित किया जाता है जिसको कि गोत्र खुंदी भी कहा जाता है। जितने भी जो मृत हो गए हैं उस गोत्र के जितने भी लोग हैं जो मृत हो गए हैं उनकी हड्डियों को निक्षेपित किया जाता है और फिर जिसे गोत्र खुंदी भी ये कहा जाता है। और इसका एक है जैसे कोहा बेंजा कहते हैं जिसमें कि हड़बोरा संस्कार के पश्चात जो आत्मा पूर्वजों की जो आत्मा है पूर्वजों की आत्मा से ये मिल जाती है। जो मृत हो गए हैं वो अपने पूर्वजों की आत्मा से वो मिल जाती है, इनको कहते हैं कोहा बेंजा। तो ये हड़बोरा संस्कार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अगले जनजाति के बारे में।